हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे डीमन स्लेयर एनीमे के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो 99% लोगों को नहीं पता है। तो तुम अगर इन फैक्ट्स को जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ही शानदार के फैक्ट बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं फैक्ट नंबर 1 के साथ, जो कि डीमन स्लेयर की क्रिएशन से जुड़ा है। तो असल में डीमन स्लेयर की ऑथर कोयोहारू गोटोगे ने डीमन स्लेयर से पहले सिर्फ 4 मांगा पब्लिश की थी। उनकी पहली मांगा कागारी गारी, दूसरी मांगा मोजू शिरो क्योडाई एंड तीसरी मांगा थी रोकोत्सु सेन। इसके अलावा उनकी चौथी मांगा थी हाइनोआ नो जिगजैग। अब मैंने पता नहीं इनका उच्चारण सही किया है या नहीं, मैं स्पेलिंग नीचे लिख रहा हूँ, तुम देख लेना। बट ऑथर को चाहिए थी एक वीकली सीरीज, इसलिए कोयोहारू ने अपने एडिटर तत्सुत्सु इको काटायामा के साथ काम करना शुरू किया एंड क्रिएट की किमेत्सु नो याबा, जो कि असल में डीमन स्लेयर है। एंड ये सीरीज़ कोयोहारू गोटेगे की पहली मांगा कागारी गारी पर ही बेस्ड थी, या कहूँ तो उसी का ही एक अलग वर्जन या वेरिएंट था, क्योंकि दोनों में बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटी है। लेकिन लोग इसे बिल्कुल भी कॉपी नहीं कहे, इसलिए हमारी प्यारी ऑथर ने कुछ तकनीक लगाई और इस बार उन्होंने एक अच्छे दिल वाला हीरो यानी कि तांजीरो को क्रिएट किया। साथ ही स्टोरी में जापान के कल्चर को ज़्यादा दिखाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। जैसे तुम देख ही सकते हो, ज़्यादातर एनीमे जो हम देखते हैं उनके अंदर जो कैरेक्टर होते हैं वो सूट बूट पहने हुए, टाई लगाए हुए, बिल्कुल उनके जो पहनावा होता है वो वेस्टर्न जैसा होता है, बिल्कुल यूरोपियन जैसा। लेकिन डीमन स्लेयर में हम देखते हैं सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा रंग बिरंगे और लूज कपड़े पहनते हैं, जो कि जापान के जो ट्रेडिशनल कपड़े हैं उन जैसे ही दिखाई देते हैं। और ये चीज़ ऑथर ने काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर बनाई है, इसलिए ये फैक्ट तुम्हें बता दिया मैंने। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 2 की, जो कि डीमन स्लेयर के टाइम से रिलेटेड है। तो क्या तुम्हें पता है कि डीमन स्लेयर असल में जापान के तेसो पीरियड पर बेस्ड है, जो कि लगभग 1912 से 1926 के बीच का टाइम पीरियड है, क्योंकि तेसो या फिर ताइसो पीरियड जापान की हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। इसी पीरियड के दौरान जापान अपने ट्रेडिशंस को पीछे छोड़कर एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक देश बनने की राह पर चला पड़ा था। इस समय जापान में वेस्ट का या फिर यूरोप का जो कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, साथ ही मॉडर्नाइजेशन भी काफ़ी हद तक बढ़ने लगा था एंड नए नए वाहन भी जापान में देखने को मिल रहे थे। एंड उसी चीज़ को दिखाने के लिए हमें डीमन स्लेयर में एक पूरा आर्क देखने को मिलता है, मुगन ट्रेन आर्क, जिसमें जापान में नए नए वाहन और ट्रेन जो है आई थी एंड उसी को दिखाने के लिए हमें एक पूरा डीमन स्लेयर का आर्क दिखाया गया है। साथ ही यूरोपियन या फिर कहूँ तो वेस्टर्न प्रभाव को दिखाने के लिए ही मुजान का जो पूरा लुक है वो एकदम से यूरोपियन या फिर मॉडर्न दिखाया गया है। साथ ही गेया को भी गन का यूज़ करते हुए दिखाया गया है, क्योंकि अमेरिका में आम नागरिक के लिए भी गन का यूज़ करना बहुत ही सिंपल सी बात है एंड उसी चीज़ को दिखाने के लिए गेया को गन का यूज़ करते हुए हमें देखने को मिलता है, बाकी सभी स्वॉर्ड का यूज़ करते हैं। अब आते हैं अपने फैक्ट नंबर 3 पर, जो कि है रियल लाइफ लोकेशन पर। तो तुम्हें बता दूं कि एनीमे में हमें बहुत सारे प्लेस रियल लाइफ से इंस्पायर्ड दिखाए गए, या फिर कहूँ तो वो रियल लाइफ में, जैसे कि तांजीरो, नेजुको एंड इनोसुके एक रूरल एरिया से आते हैं एंड वो जापान के रियल लाइफ में अभी भी मौजूद है, उसका नाम है ओकुटामा। एंड वहीं जेनित्सु जो कि सिटी से आते हैं, उस सिटी का नाम है शिंजुकू, जो कि जापान में पाई जाती है, यानी कि वो सिटी एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा कई सारे कैरेक्टर टोक्यो से भी आते हैं या फिर टोक्यो के अलग अलग पार्ट से। एंड एक सीन में तुम्हें याद होगा, हमने देखा था तांजीरो पहली बार मुजान को देखता है, वह जगह जापान की एक रियल लाइफ लोकेशन है, इसका नाम है आसाकुसा। आसाकुसा। एंड वहीं तुम्हें याद ही होगा, हमने जो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क देखा था, वो जो पूरी जगह थी वो भी जापान का एक शहर है योशिवारा, एंड ये सब रियल में एग्जिस्ट करते हैं जापान में। अब बात करते हैं अपने फैक्ट नंबर 4 पर, जो कि है विस्टेरिया फ्लावर इज रियल। जी हाँ, हमने डीमन स्लेयर में जो विस्टेरिया फ्लावर्स का इतना ज़्यादा नाम सुना है वो रियल लाइफ में पाए जाते हैं। नॉर्मली ये फ्लावर जापान, चीन, कोरिया, सदर्न कनाडा, वियतनाम, यूएसए एंड नॉर्दर्न इराक में पाए जाते हैं एंड ये काफ़ी जहरीले भी होते हैं। तो क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? कमेंट करके ज़रूर बताना एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, इतनी दूर तक तुमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं फैक्ट नंबर 5 की, जो कि है
ब्लू स्पाइडर लिली के बारे में। तो विस्टेरिया फ्लोर के अलावा हमने ब्लू स्पाइडर लिली फ्लावर का नाम काफ़ी ज़्यादा सुना है, क्योंकि मुजान इसकी तलाश कर रहा है। तो क्या ये भी रियल लाइफ में पाए जाते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, ये पूरी तरह से फिक्शनल है, लेकिन ये इंस्पायर्ड रियल लाइफ फ्लावर से ही है, जिसका नाम है स्पाइडर लिली, जो कि रेड कलर का होता है एंड ये चाइना, कोरिया, नेपाल में पाया जाता है। जापान में काफ़ी समय बाद इसको उगाया गया था, इसी कारण मुजान को ये मिल नहीं रहा है एंड ये साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है, वो भी 2-3 दिन के लिए एंड सिर्फ दिन में ही खिलता है, क्योंकि सभी डीमंस रात में इस फ्लावर की तलाश करते हैं तो उन्हें ये मिल नहीं रहा, क्योंकि ये फ्लावर सिर्फ दिन में ही खिलता है। इसका ये एक फैक्ट है एंड इसी रियल लाइफ स्पाइडर लिली से इंस्पायर्ड फ्लावर है ब्लू स्पाइडर लिली, जो कि हमें डीमन स्लेयर एनिमे में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अपने फैक्ट नंबर 6 की, मुजान इन माइथोलॉजी। तो तुम्हें जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि डीमन स्लेयर के कई सारे कैरेक्टर रियल लाइफ से या फिर जापान की माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है। जिसमें मुजान की बात करें तो मुजान इंस्पायर्ड है नुराइयोन से। नुराइयोन जापान की पौराणिक कहानियों का एक किरदार है, जो कि योकाई का सुप्रीम लीडर था। अब योकाई असल में जापान की जो पौराणिक कहानियाँ हैं उसमें पाई जाने वाली या फिर उसमें एग्जिस्ट करने वाली सुपरनेचुरल एंटिटीज़ होती है, जिसका लीडर होता है नुराइयोन एंड उसी से इंस्पायर्ड है मुजान काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मुजान भी तो डीमंस का लीडर है, तो उसी तरह से ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। अब बात करते हैं अपने लास्ट और फैक्ट नंबर 7 की। तो तुम्हें डीमन स्लेयर कॉर्प्स तो याद ही होंगे एंड उनकी यूनिफॉर्म भी याद होगी एंड उनकी यूनिफॉर्म जो है उसके बारे में एक गजब का फैक्ट ये है कि उनकी यूनिफॉर्म जापान की जो रियल मिलिट्री होती थी तेसो पीरियड में उसी से इंस्पायर्ड है। एंड मैंने पहले भी बताया कि जापान ये डीमन स्लेयर का जो टाइम पीरियड है वो जापान के तेसो पीरियड के दौरान ही एग्जिस्ट करता है, उसी समय की ये लोकेशन है। इसी कारण इसकी जो यूनिफॉर्म है वो जापान की उस समय की मिलिट्री से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है एंड कुछ समय तक जापान की हाई स्कूल में भी इसी यूनिफॉर्म का यूज़ किया जाता था, इसे ही पहना जाता था। तो ये थी डीमन स्लेयर के बारे में कुछ बहुत ही गजब से फैक्ट, जो कि अगर तुम्हें पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे ऐसे ही फैक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।